नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है इंडियन हिस्ट्री यानी भारतीय इतिहास। कुल 10 सवाल हैं, हर सही आंसर पर 1 मार्क मिलेगा और एक सरप्राइज आज के बेस्ट स्कोरर को मिलेगा हमारे एक कोर्स का फ्री एक्सेस, तो एंड तक जरूर रुकिए। चलिए शुरू करते हैं। अब आता है सवाल नंबर 1। हेरिटेज क्राफ्ट्स क्लास 12 में 1991 में शिरीन अकबर द्वारा लंदन में माइग्रेंट वुमेन हेतु प्रारंभ किए गए कार्यक्रम का उल्लेख है। उनका तरीका था, अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए, जूम द्वारा ऑनलाइन क्लासेस। ऑप्शन बी, विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम में रखे इंडियन आर्ट के स्लाइड्स, उसके बाद म्यूजियम विजिट एवं क्राफ्ट ड्राइंग्स। ऑप्शन सी, संस्कृत ग्रामर की पाठ्य पुस्तकों का वितरण। ऑप्शन डी, यूके में टेलीविजन डॉक्यूमेंट्रीज का प्रसारण। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम में रखे इंडियन आर्ट के स्लाइड्स, उसके बाद म्यूजियम विजिट एवं क्राफ्ट ड्राइंग्स। अब इसे समझते हैं। शिरीन अकबर ने लंदन एवं आसपास माइग्रेंट वुमेन के छोटे समूहों को विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम, जिसमें इंडियन आर्ट का बड़ा संग्रह है, के स्लाइड्स दिखाए। स्लाइड शो के बाद म्यूजियम विजिट होती, टॉक के पश्चात वुमेन ड्राइंग्स बनाती एवं गैलरी से जुड़ती। यह परंपराओं को जीवित रखने का तरीका था। तो याद रखिए ये पॉइंट। सवाल नंबर 2 ध्यान से सुनिए। में उद्धृत कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स में गोविंद बल्लभ पंत ने माइनॉरिटीज हेतु सेपरेट इलेक्टोरेट्स का किस प्रमुख आधार पर विरोध किया? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए, सेपरेट इलेक्टोरेट्स अत्यधिक महंगे होंगे। ऑप्शन बी, ब्रिटिश कानून के अंतर्गत सेपरेट इलेक्टोरेट्स असंवैधानिक थे। ऑप्शन सी, ब्रिटिश ने जॉइंट इलेक्टोरेट्स की संस्तुति की थी। ऑप्शन डी, यह एक सुइसाइडल डिमांड है जो माइनॉरिटीज को स्थायी रूप से अलग थलग करके उन्हें वल्नरेबल बना देगी, राष्ट्र एवं माइनॉरिटीज दोनों के लिए हानिकारक। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यानी यह एक सुइसाइडल डिमांड है जो माइनॉरिटीज को स्थायी रूप से अलग थलग करके उन्हें वल्नरेबल बना देगी, राष्ट्र एवं माइनॉरिटीज दोनों के लिए हानिकारक। अब इसे समझते हैं। में पैंट का तर्क है, सेपरेट इलेक्टोरेट्स एक सुइसाइडल डिमांड है जो माइनॉरिटीज को स्थायी रूप से अलग थलग कर देगा एवं उन्हें वल्नरेबल बनाएगा, राष्ट्र एवं माइनॉरिटीज दोनों को हानि होगी। यद्यपि मेजॉरिटी का दायित्व था कि वह माइनॉरिटीज की एस्पिरेशंस समझे, पैंट के अनुसार समाधान सेपरेट इलेक्टोरेट्स नहीं थे। तो याद रखिए ये पॉइंट। अगला सवाल नंबर 3। क्लास 6 आर पास्ट्स आई अशोका के साम्राज्य के 3 प्रमुख नगरों का उल्लेख करती है। उत्तर पश्चिम सेंट्रल एशिया सहित हेतु गेटवे कौन सा था? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए, पटलिपुत्र राजधानी। ऑप्शन बी, टैक्सिला। ऑप्शन सी, उज्जैन। ऑप्शन डी, वाराणसी। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी टैक्सिला। अब इसे समझते हैं। में मौर्यन साम्राज्य के पटलिपुत्र राजधानी टैक्सिला एवं उज्जैन का उल्लेख है। टैक्सिला उत्तर पश्चिम सेंट्रल एशिया सहित हेतु गेटवे था, जबकि उज्जैन उत्तर से दक्षिण मार्ग पर था। इन नगरों में संभवतः मर्चेंट्स, ऑफिशियल्स एवं क्राफ्ट्स पर्सन्स रहते थे। तो याद रखिए ये पॉइंट। देखिए सवाल नंबर 4। क्लास 11 वर्ल्ड हिस्ट्री बीजिंग के थियाननमेन स्क्वायर में स्टूडेंट डेमोन्स्ट्रेटर्स के क्रूर दमन का वर्णन करती है। यह आंदोलन किस वर्ष से तथा किस मूवमेंट की वर्षगांठ से जुड़ा है? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए, 1989 में 4th मूवमेंट की 70वीं वर्षगांठ। ऑप्शन बी, 1976 कल्चरल रेवोल्यूशन की वर्षगांठ। ऑप्शन सी, 1949 कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन की वर्षगांठ। ऑप्शन डी, 2001 चाइना के WTO प्रवेश की वर्षगांठ। आपके पास 10 सेकंड्स हैं,
सोचिए और सही आंसर चुनिए। और हाँ, अब तक आपने कितने आउट ऑफ 4 सही किए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी 1989 में फोर्थ मूवमेंट की 70वीं वर्षगांठ। अब इसे समझते हैं। 1989 में फोर्थ मूवमेंट की 70वीं वर्षगांठ पर कई बुद्धिजीवियों, जिनमें सु शाओजी भी, ने अधिक ओपननेस एवं ऑसिफाइड डॉगमास के अंत की मांग की। थियाननमेन स्क्वेयर में स्टूडेंट डेमोन्स्ट्रेटर्स का क्रूर दमन हुआ, विश्व भर में इसकी कड़ी निंदा हुई। तो याद रखिए ये पॉइंट। चलिए सवाल नंबर 5 देखते हैं। क्लास 6 के अनुसार समुद्रगुप्त के विषय में हमारी जानकारी का प्रमुख स्रोत एक लंबा इंस्क्रिप्शन है। यह इंस्क्रिप्शन अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए अशोका का एडिक्ट, ऑप्शन बी 6 का खालसा डिक्री, ऑप्शन सी प्रशस्ति कविमंत्री हरिसेना द्वारा काव्य के रूप में रचित एक संस्कृत प्रशस्ति, ऑप्शन डी मुगल कालीन पर्शियन फरमान। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी प्रशस्ति कविमंत्री हरिसेना द्वारा काव्य के रूप में रचित एक संस्कृत प्रशस्ति। अब इसे समझते हैं। इलाहाबाद के अशोकन पिलर पर अंकित यह लंबा इंस्क्रिप्शन समुद्रगुप्त का वर्णन करता है। हरिसेना, जो कवि एवं मंत्री थे, ने इसे काव्य के रूप में रचा। यह प्रशस्ति संस्कृत इन प्रेस ऑफ विधा का है। ऐसी प्रशस्ति से राजा के यश का परिचय मिलता है। तो याद रखिए ये पॉइंट। अब आता है सवाल नंबर 6। क्लास 10 यूरोप एंड नेशनलिज्म के अनुसार ट्रीटी ऑफ वियना 1815 ने फ्रांस में किस अपदस्थ राजवंश की पुनर्स्थापना की? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए बोनापार्टे राजवंश, ऑप्शन बी हैब्सबर्ग राजवंश, ऑप्शन सी रोमानोव राजवंश, ऑप्शन डी बर्बन राजवंश फ्रेंच रेवोल्यूशन में अपदस्थ। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यानी बर्बन राजवंश फ्रेंच रेवोल्यूशन में अपदस्थ। अब इसे समझते हैं। ट्रीटी ऑफ वियना 1815 ने नेपोलियनिक वॉर्स के परिवर्तन उलटने का प्रयास किया। फ्रेंच रेवोल्यूशन में अपदस्थ बर्बन राजवंश पुनः गद्दी पर आया। नेपोलियन द्वारा एनेक्स्ड क्षेत्र फ्रांस को छोड़ने पड़े। भविष्य में फ्रेंच विस्तार रोकने हेतु किंगडम ऑफ द नेदरलैंड्स, बेल्जियम सहित जैसी स्टेट्स बनाई गईं। तो याद रखिए ये पॉइंट। सवाल नंबर 7 ध्यान से सुनिए। क्लास 12 पार्ट 2 किंग्स एंड क्रॉनिकल्स के अनुसार अकबर ने विभिन्न धर्मों के विद्वानों के मध्य इंटरफेथ डिबेट्स आयोजित की। इनका स्थल था। अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए दीवानाए खास आगरा, ऑप्शन बी फतेहपुर सिकरी का इबादत खाना, ऑप्शन सी रेड फोर्ट दिल्ली, ऑप्शन डी केवल बुलंद दरवाजा। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी फतेहपुर सिकरी का इबादत खाना। अब इसे समझते हैं। अकबर की धार्मिक जिज्ञासा ने उन्हें फतेहपुर सिकरी के इबादत खाना में मुस्लिम, हिंदू, जैना, पारसी एवं क्रिश्चियन विद्वानों के मध्य इंटरफेथ डिबेट्स आयोजित करने को प्रेरित किया। जेसुइट क्रॉनिकलर मोनसेरेटे ने अकबर की टॉलरेंस का उल्लेख किया, यद्यपि कटाक्ष भी किया कि एवरीवन को अपने रिलीजन का पालन देने में वस्तुतः किंग सबको ही वायलेट कर रहे थे। तो याद रखिए ये पॉइंट। अगला सवाल नंबर 8। हेरिटेज क्राफ्ट्स क्लास 12 ट्रेडिशनल क्राफ्ट मार्क के लाभ हानि की तुलना करती है। निम्न में से कौन सा हानि डिसएडवांटेज के रूप में सूचीबद्ध है? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए प्रोडक्शन यूनिट्स रॉ मटेरियल्स के स्रोत के निकट होती थीं, ऑप्शन बी सीमित परिवहन से प्राइसेस कंट्रोल में रहती थीं, ऑप्शन सी स्किल्स, टूल्स एवं डिजाइन्स का स्टैग्नेशन तथा प्राइसेस की सीमा, ऑप्शन डी प्रोड्यूसर एवं क्लाइंट एक दूसरे को व्यक्तिगत रूप से जानते थे।
आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। और दोस्तों, यहां तक का आपका स्कोर क्या रहा? आउट ऑफ 8 में कितने सही? कमेंट्स में शेयर कीजिए। बेस्ट स्कोरर को फ्री कोर्स मिलने वाला है, याद रखिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी स्किल्स, टूल्स एवं डिजाइन्स का स्टैग्नेशन तथा प्राइसेस की सीमा। अब इसे समझते हैं। पारंपरिक क्राफ्ट मार्क के लाभ: रॉ मटेरियल्स से निकटता, कम परिवहन लागत, प्रोड्यूसर क्लाइंट का सीधा संबंध, मिडलमैन कम तथा हानि। स्किल्स, टूल्स, डिजाइन्स का स्टैग्नेशन, प्राइसेस की सीमा, क्लाइंट्स की सीमित आवश्यकताएं सूचीबद्ध करती है। अर्बन मार्क की ओर आकर्षण बड़ी मांग एवं डिजाइन इनोवेशन की आवश्यकता से उत्पन्न हुआ। तो याद रखिए ये पॉइंट। देखिए सवाल नंबर 9। 1919 में गांधी जी के रोलैट एक्ट विरोधी सत्याग्रह के आह्वान में उनके साथ कौन से अन्य मुस्लिम नेता थे जिन्होंने इस एक्ट को डेविलिश एवं तानाशाही बताया? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन बी मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन सी सर सैयद अहमद खान, ऑप्शन डी मौलाना आजाद। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी मोहम्मद अली जिन्ना। अब इसे समझते हैं। 1919 में रोलैट एक्ट, जो फ्री ऑफ एक्सप्रेशन जैसे फंडामेंटल राइट्स को कम करता था एवं पुलिस पावर्स बढ़ाता था, के विरुद्ध गांधी ने सत्याग्रह का आह्वान किया। महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्नाह एवं अन्य ने माना कि सरकार के पास बेसिक फ्री को रिस्ट्रिक्ट करने का अधिकार नहीं। उन्होंने एक्ट को डेविलिश एवं तानाशाही कहा। तो याद रखिए ये पॉइंट। चलिए सवाल नंबर 10 देखते हैं। क्लास 12 पार्ट 3 सॉल्ट सत्याग्रह मार्च से अप्रैल 1930 पर पाक्षिक इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स उद्धृत करती है। अप्रैल 1930 के प्रारंभ में सॉल्ट एक्ट का ओपनली डिफीड किस क्षेत्र में बताया गया था? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए यूनाइटेड प्रोविंसेस, आगरा, कानपुर एवं बनारस में। ऑप्शन बी केवल पंजाब, लाहौर एवं अमृतसर में। ऑप्शन सी मद्रास प्रेसिडेंसी, मदुरै एवं त्रिची में। ऑप्शन डी केवल बॉम्बे प्रेसिडेंसी, पुणे एवं सूरत में। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी यूनाइटेड प्रोविंसेस, आगरा, कानपुर एवं बनारस में। अब इसे समझते हैं। में अप्रैल 1930 के प्रथम पक्ष की इंटेलिजेंस समरी उद्धृत है। इवेंट्स हैव मूव्ड रैपिडली ड्यूरिंग द फोर्टनाइट। Apart from political meetings, processions, and the enrollment of volunteers, the SALT Act has been openly defied at Agra, कानपुर, बनारस यानी यूनाइटेड प्रोविंसेस भर में। तो याद रखिए ये पॉइंट। तो दोस्तों, आज की क्विज यहीं खत्म होती है। Mention your score in the comment section और the best scorer overall will get access to a course। तो अपना स्कोर कमेंट में जरूर लिखिए। आउट ऑफ 10 में कितने सही हुए? वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ।